आप सभी दोस्तों और साथियों का स्वागत है AB यूथ क्लासेस परिवार में। हम लोग ने पढ़ा सामान्य अध्ययन के विषय में भारतीय समाज सुधारक 1, 2, 3 पार्ट थे उसके, सबको अच्छे से हम लोगों ने देखा। जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उसके बारे में पढ़ा। वो सभी कंपटीशन के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज से हम लोग सामान्य अध्ययन के क्षेत्र में स्टार्ट करेंगे भारतीय भूगोल। ठीक है, भारतीय भूगोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप GD की तैयारी करते हो, पुलिस की, आर्मी की, ठीक है, या आप शिक्षक भर्ती की, या UP टेट में भी भूगोल टॉपिक है आपके, तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अधिक से अधिक लोग जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, इस विषय वस्तु को रटने का प्रयास करते हैं। तो इसको रटना नहीं है, हम इसको काफ़ी साधारण तरीके से आप लोगों को समझाएंगे नक्शे की सहायता से। ठीक है, कि इसकी इमेज आपके दिमाग में बैठ जाए, रटना ना पड़े। 1 से 2 बार आप वीडियो देखें, आपको सब चीज़ें याद हो जाए। तो चलिए इसी क्रम में हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक भारतीय भूगोल का। ठीक है, भारतीय भूगोल जो है उसका परिचय देखेंगे। ठीक है, पहले हम सबसे पहले भारतीय भूगोल की बाहरी आवरण से बनने वाले ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। भारत के पड़ोसी देश, कौन कौन से देश पड़ोसी हैं, उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सबसे पहले भारत। ठीक है, भारत के संविधान में हमारे देश का 2 नाम लिखा गया है, एक भारत लिखा गया है, एक इंडिया लिखा गया है। ठीक है, तो हमारे देश का नाम भारत और इंडिया, संविधान में यही 2 नाम इसके वर्णित हैं। बोलचाल की भाषा में इसके 2 और उपनाम हैं, जैसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आर्यवत भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे देश के कुल 4 नाम हैं, लेकिन संविधान में 2 नाम ही वर्णित है, भारत या तो इंडिया। ठीक, तो अब इसके पड़ोसी देशों के बारे में हम जानेंगे। हमारे देश के उत्तर पश्चिम में जो देश स्थित है उस देश का नाम है पाकिस्तान। ठीक है, और इसके पूर्व में जो देश स्थित है उसका नाम है अफगानिस्तान। ठीक है, और भारत के यहाँ इस साइड में देखेंगे आप, तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है नेपाल। ठीक, पूर्व साइड में भी एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार वही है जिसका पुराना नाम बर्मा था। ठीक है, और यहाँ पर स्थित है बांग्लादेश। यहाँ पर क्या स्थित है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो देश है पहले भारत का हिस्सा था, फिर यह पाकिस्तान का हिस्सा हुआ, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह फिर पाकिस्तान से 1971 में अलग हो गया और खुद बांग्लादेश के नाम से स्थापित हुआ। ठीक है, इतने देश हो गए। और यहाँ पर भारत एक देश और है जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक, और यहाँ पर भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है, जो द्वीप के रूप में है, जिसका नाम है मालदीव। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा और देश भारत का पड़ोसी देश स्थित है जिसका नाम है भूटान। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यह हिस्सा पूरा चीन का है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इधर होते हुए म्यांमार तक है। ठीक है, तो ये जो पूरा हिस्सा है वो कौन से देश का है? चीन का है। ठीक, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है तिब्बत। ठीक है, यहीं पर है छोटा सा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। यहाँ पर एक देश स्थित है जिसका नाम है तिब्बत। तो इतने सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आपने देखा कि भारत के इतने सारे देश क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। अब इनसे बनने वाले प्रश्न देखिए, पड़ोसी देशों से। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। देखिए बनता क्या है प्रश्न कि कितने देश भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं, कितने देश भारत से जलीय सीमा बनाते हैं, और कितने देश भारत से जल और स्थल दोनों सीमाएं बनाते हैं।
तो याद रखेंगे 7 देश स्थलीय सीमा से भारत से जुड़े हुए हैं। कितने देश? 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। काउंट कर सकते हैं आप। पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी यहाँ मिला है, चीन 3, भूटान 4, नेपाल 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। ठीक, ये ऐसे देश हैं जो कि स्थलीय सीमा से भारत में जुड़े हुए हैं। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा, 2 ऐसे देश हैं जो भारत से जलीय सीमा बनाते हैं। कितने देश? 2 देश ऐसे हैं जो भारत से जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? देखिए, श्रीलंका और मालदीव ऐसे जो देश हैं कि भारत से स्थलीय सीमा नहीं बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक, यह पॉइंट याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट, 3 ऐसे देश हैं जो जल और स्थल तीनों से भारत के साथ सीमा बनाते हैं। जल और स्थल मतलब जलीय सीमा से भी भारत से जुड़े हैं और स्थलीय सीमा से भी भारत से जुड़े हुए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पाकिस्तान स्थल रूप से भी बनाता है और जल से भी बनाता है, पाकिस्तान। ठीक, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ऐसे 3 देश हैं जो जल और थल दोनों से भारत के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ठीक, प्रश्न बनता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए स्थलीय सीमा, देखिए ये यहाँ से आप स्टार्ट होगा और ये स्थल से जुड़ा हुआ है अन्य देशों से और आता है यहाँ तक बांग्लादेश, फिर यहाँ तो ये सब समुद्र है। तो इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कुल 15,100 किलोमीटर है। कितना है? 15,100 किलोमीटर। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखिए, समझिएगा आसान से इसको। भारत के बीचों बीच में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है, जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, एकदम भारत के बीचों बीच स्थित है। और इसी विंध्याचल पर्वत के ऊपर के हिस्से को उत्तर भारत कहा जाता है और इसी पर्वत के नीचे के भाग को दक्षिण भारत कहा जाता है। ठीक है, और ये जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, इसके पश्चिम में जो सागर स्थित है उसका नाम है अरब सागर। मतलब जो ये सागर है या इस साइड में, ये कौन सा सागर है? अरब सागर। ठीक है, इसी दक्षिण भारत के पूर्व साइड में स्थित जो है इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। और भारत पूरे देश के दक्षिण मतलब नीचे साइड जो सागर स्थित है, ये सागर, यह है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर यह नीचे स्थित है, जगह की कमी की वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं। नीचे जो स्थित सागर है वह हिंद सागर। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो यह दक्षिण भारत का ये जो हिस्सा है वह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर भी सागर, इधर भी सागर और इधर भी सागर। ठीक है, तो भूगोल की भाषा में ऐसे क्षेत्रों को हम एक नाम दिया गया है प्रायद्वीप। क्या नाम दिया गया है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होते हैं? वे स्थलखंड जो 3 तरफ से जल से घिरे हों और एक तरफ से स्थल से घिरे हों, उसको भूगोल की भाषा में प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी दक्षिण भारत को प्रायद्वीपी भारत भी कहा जाता है। देख लीजिए, इधर जल से घिरा है, इधर जल से घिरा है, इधर से जल से घिरा है, 3 तरफ जल से घिरा है और एक तरफ स्थल से घिरा है, तो इसको कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, यहाँ से तो यहाँ तक आपने पढ़ा स्थलीय सीमा है, इसके नीचे आप ऐसे आएंगे और पूरा यहाँ तक आएंगे तो यह भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा है। ठीक है, तो भारत के मुख्य भूमि
कि जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा की जो लंबाई है वह आपका 6100 किलोमीटर है। याद रखेंगे इस पॉइंट को कि भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,100 किलोमीटर है और भारत के मुख्य भूमि की यहाँ से यहाँ तक जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है, आगे भारत के भूगोल, भारत के बाहरी आवरण से संबंधित जो पॉइंट बन रहे हैं उनको हम देखते हैं। देखिए आज हम लोग बस चर्चा बाहरी रूप से कर रहे हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा बनाते हैं या कौन कौन से राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं और सबसे अधिक लंबाई किसकी है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए इतने चीज़ें आपने पढ़ा कि कहाँ से किसकी लंबाई की, तो अब हम और देखते हैं कि इससे कहाँ कहाँ से पॉइंट बनते हैं। देखिए कभी कभी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं आपको यह 15,200 किलोमीटर भी दिख सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर या 15,100 किलोमीटर, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इससे और स्थलीय सीमा से क्या प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक, तो आप लोग देखेंगे तो लगेगा चीन सबसे अधिक स्थलीय सीमा बना रहा है, लेकिन गलत है। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे अधिक लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश सबसे लंबी अधिक सीमा बनाता है जिसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 4,096 है और यही सबसे लंबी स्थलीय सीमा है भारत की किसी भी देश के साथ। इसके बाद एक और प्रश्न बनता है, सबसे कम या सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत का किस देश के साथ बनता है, तो वह आपका अफगानिस्तान के साथ बनता है। जो यहाँ छोटा सा आप स्थान देख रहे हैं इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर और यह किसके साथ बनाता है, अफगानिस्तान के साथ। तो भारत की सबसे छोटी या सबसे कम दूरी की स्थलीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, केवल 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं और भारत के ही भाग से देखेंगे। यहाँ भारत के कुछ द्वीप स्थित हैं। यह जो भारत का द्वीप समूह स्थित है इसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक, द्वीप क्या होते हैं, वह स्थान या वह स्थल खंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो या पानी से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो भारत के मुख्य भूमि से बाहर, ठीक है, पश्चिम साइड में भी कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिसको क्या नाम दिया गया है, लक्षद्वीप। फिर इधर साइड आएंगे तो यह भी क्या है, एक द्वीपों का समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यह भी क्या है, एक द्वीप समूह है। ब्रिटिशर्स के समय काफ़ी प्रसिद्ध था। प्रसिद्धि का कारण क्या है कि जो सेलुलर जेल था या काले पानी की जो सज़ा दी जाती थी वो इसी द्वीप पर दी जाती थी जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब थोड़ा सा और पॉइंट देखिए। भारत के जो इस साइड में द्वीपों की संख्या है वह कुल द्वीपों की संख्या है 204 इस तरफ। ठीक है, मतलब बंगाल की खाड़ी में भारत के कितने द्वीप स्थित हैं, तो 204। अरब सागर में कुल द्वीप जो कितने स्थित हैं भारत के, तो वो हैं 43। ठीक है, तो अगर प्रश्न बने कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या, कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे दोनों को जोड़कर कि बंगाल की खाड़ी में भारत के 204 द्वीप हैं और अरब सागर में द्वीप 43 हैं, तो टोटल हो गए 247 द्वीप। ठीक है, मतलब भारत के कुल द्वीपों की संख्या 247 है। इतना पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब एक पॉइंट और बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है। ठीक, तो लक्षद्वीप में, यह भी अरब सागर में स्थित है, इसमें द्वीपों की संख्या 36 स्थित है। मतलब लक्षद्वीप के 36 और 7 और मिला के अरब सागर में द्वीपों की संख्या
43 हो जाती है। यह पॉइंट भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर और देखते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट। आपने एक पॉइंट देखा कि भारत के कुल जलीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। यह भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा की बात कर रहा है। अगर एक प्रश्न आ जाए कि भारत के संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई बताइए, मतलब यहाँ द्वीप की भी कुछ जलीय सीमा होगा, जो इतने द्वीप हैं, अंडमान निकोबार में भी द्वीप हैं, उसका भी जलीय सीमा होगा। तो सब मिलाकर अगर प्रश्न बनता है भारत के संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई बताइए, तो वह लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। यह क्या है? संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई। देखिए, बात आप समझ चुके होंगे। यह मुख्य भूमि की लंबाई जलीय सीमा की पूछेगा तो 6100, लेकिन यह भी तो भारत का अंग है, यह भी भारत का अंग है, तो इनका भी जलीय सीमा कुछ होगा। तो इनका और इसका सब मिलाकर संपूर्ण भारत के जलीय सीमा की बात करें तो आपको याद रखना है 7516। इतना भी याद रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। 2-3 पॉइंट और है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो भी देख लीजिए, ठीक है। सीमा का नाम है, भारत और किसी भी देश के सीमाओं के साथ जो सीमा बन रही है उसका नाम दिया गया है, मतलब जो व्यक्ति निर्धारण किया गया उनके नाम पर या कुछ नाम दिया गया, उनके बारे में आप देखेंगे। देखिए, जैसे 1896 में, सन 1896 में, ठीक है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा खींची गई, क्योंकि पाकिस्तान उस समय भारत का अंग था। तो ये भारत है और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक, मतलब कह सकते हैं, सीमा निर्धारण के लिए एक रेखा खींची गई, जिसका नाम है डुरंड रेखा। क्या नाम है? डुरंड रेखा, ठीक। तो प्रश्न क्या बनता है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो याद रखेंगे, वर्तमान समय में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अगर यह प्रश्न बनेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में किस रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया था, तो वह कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा। इसका निर्धारण 1896 में किया गया था, ठीक है। अब एक घटना है 1947 की। 1947 भारत के स्वतंत्रता के समय या उससे पहले निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया जाए, और इसके लिए एक कमेटी गठित होती है जिसके अध्यक्ष होते हैं सर रेडक्लिफ। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया, ठीक है। और इस रेखा का जो, मतलब भारत और पाकिस्तान में जो स्थलीय सीमा है, उस रेखा को, स्थलीय रेखा को नाम दिया गया रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। तो यह बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा, और इसका निर्धारण सन 1947 में किया गया था, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, देखिए उसको, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए पूरा चाइना है और ये भारत का अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो भारत और चीन के बीच में सीमा का विवाद हुआ, ठीक है। इस विवाद को हल करने के लिए एक कमेटी बनी थी, एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था सर मैकमोहन, ठीक है। और मैकमोहन जी ने भारत और चीन के बीच में यह सीमा का निर्धारण करवाया, ठीक है। तो यहाँ जो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है अरुणाचल प्रदेश के आसपास, उस सीमा रेखा का नाम दिया गया मैकमोहन रेखा, और यह जो है वो हुआ था सन 1914 में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या आपने सीखा? अफगानिस्तान और भारत के बीच में 1896 में कौन सी रेखा खींची गई थी? सीमा रेखा, उसका नाम है डुरंड रेखा। वर्तमान में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई थी, ये जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा है। 1947 में भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश के पास जो सीमा रेखा है उसका नाम दिया गया मैकमोहन रेखा, और यह हुआ 1914 में, ठीक है। चलिए
एक पॉइंट और देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच भी एक जलीय सीमा है। यहाँ पर ये दक्षिण भारत का है, मन्नार की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, वहीं से श्रीलंका के बीच में एक जलीय सीमा है, जिस जलीय सीमा का नाम है पाक जल मरुस्थल, या इसी को कहा जाता है पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि, पाक जल मरुस्थल या पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पाक के नाम पर पाक से याद रहता है पाकिस्तान, तो ऑप्शन में आप पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखेंगे कि पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में जलीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है और इसका नाम है पाक जल संधि या पाक जल मरुस्थल। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक पॉइंट और समझिए आप लोग, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एक और। ये मान लीजिए विश्व का ग्लोब है, ठीक, विश्व का नक्शा है, पूरे संसार का नक्शा है, ग्लोब है। ठीक है, इससे क्या पॉइंट बनते हैं भारत के संबंध में वो आप देख रहे हैं। ठीक, इस पर रेखाएं खींची होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं, अभी पढ़ेंगे हम जब इसके बारे में तो समझेंगे। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं। ठीक है, और जो हमारा देश भारत है वो यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। ठीक, अब दिशाएं आपको पता होगा, यह जो होता है वो उत्तर होता है, यह दक्षिण, यह पूर्व और यह पश्चिम। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है, ठीक है, कि भारत ग्लोब में किस दिशा में स्थित है या किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग देख रहे हैं जो भारत है वह उत्तर साइड, देखिए ऊपर की साइड है और पूर्व में है, तो हमारा उत्तर हो जाता है। भारत जो है ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, देखिए उत्तर साइड भी है और पूर्व साइड में, इसलिए यह बीच वाला है और इस दिशा को हम कहेंगे उत्तर पूर्व। तो भारत ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने बोला है उसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, पॉइंट को याद करिए। देखिए रटना नहीं पड़ रहा है आपको, न रटना पड़ेगा। अगर वीडियो 2-3 बार आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर सही में आप भारतीय भूगोल या पूरे भूगोल के अच्छे जानकार बनना चाहते हैं, ठीक है, और वर्तमान में ट्रेंडिंग चल रहा है, भूगोल से सबसे अधिक प्रश्न बन रहे हैं सामान्य अध्ययन से, तो अगर आपके इसको जानना चाहते हैं, इसके अच्छे जानकार बनना चाहते हैं, तो आप अपने पास एक भारत का और एक संसार का, ठीक है, भौगोलिक नक्शा रख लीजिए, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें समझने में आसानी होगी, रटना चीज़ें नहीं पड़ेंगी। तो आज इस भाग में इतना ही रखते हैं। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे भारत के अंदर के बारे में। ठीक है, कौन रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, कौन राज्य कितना कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, दिमाग में सब चीज़ें बैठ जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग देखते हैं हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग भी सहयोग करिए, वीडियो को लाइक करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि देखिए हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें इससे कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो बस आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, तो हम जो अपना मेहनत है और थोड़ा ऊँचे स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक, जो समस्याएँ हों आप कमेंट करिए, जो चीज़ें आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है कि आप जो हैं परिवार के हिस्से हैं, तो उससे अब क्या होता है, कम्युनिकेशन बनता है, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। तो अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़ते रहिए। कोविड का ये जो सीन चल रहा है वो सभी के लिए चल रहा है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव लीजिए। कोविड का सीन तो जल्दी सही होने ही वाला है, तो इतना मत आप पिछड़ जाइए पढ़ाई में कि फिर आपको संभलने में साल भर लग जाए, तब तक कई परीक्षाएं आपसे छूट जाएंगी। तो इसको पॉजिटिव लीजिए, बढ़िया रहिए, फिट रहिए, घर वालों का ध्यान रखिए और एकदम ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए। सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जल्दी भर्ती आएगी, तो इतना आप अच्छे से तैयारी करिए कि एक भर्ती आए और उसमें आप काम कर ले जाएं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।